नमस्कार, टीवी 24 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 और टीवी 24 का खास कार्यक्रम सीधी बात माननीय के साथ। अब आज हम जुड़ेंगे धर्मलाल कौशिक जी से, जो बिल्हा के विधायक है। विधानसभा से इस बार भी जीत कर सियाराम कौशिक कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने भारी बहुमत जीत कर सामने आए हैं और संगठन में काफी दखल रहा है धर्मलाल कौशिक जी का। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो लगातार एक प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे और लगातार ये भी रहा धर्म जी का कि वो जितने भी मुद्दे थे कांग्रेस के, जितने भी चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो या कांग्रेस के काम के मामले हो, लगातार मामले को पूरा 5 साल कंटिन्यू उठाते रहे हैं और बैकफुट करने में खासकर कांग्रेस को बड़ा हाथ रहा है धर्मलाल कौशिक जी का। धर्मलाल जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धर्मलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि आप संगठन में भी काफी काम किया आपने और अभी विधायक भी हैं, ये दोनों में क्या अंतर देखते हैं, संगठन और जो विधायक का काम है? जी देखिए, संगठन का जो काम है तो पार्टी को मजबूती प्रदान करना और नीचे इकाई से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो दायित्व मुझे दिया गया, तो हमारे संगठन की एक महत्व है कि नीचे इकाई से लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। तो एक तो हमारी सदस्यता अभियान और उसका परिणाम आज ये आया है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सबसे ज़्यादा सदस्यता है। दूसरी बात, संगठन में जब काम करना है तो आपकी सोच होनी चाहिए कि सबको साथ में लेकर चलना और जो गतिविधियां संगठन की उसको संचालित करते रहना। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है कि केवल चुनाव के समय कार्यकर्ता काम करें, बल्कि सरकार में रहें, सरकार में न रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार कार्य चलते रहती है और उसको संयोजन करने का काम लगभग जो जवाबदारी मिली तो उसमें संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका मुझे दिया गया और हमने उसका निर्वहन किया। जब जनप्रतिनिधि की बात करेंगे तो जनप्रतिनिधि का मतलब यह है, आपका जो दायित्व है निर्वाचित होने के बाद आपका जो क्षेत्र है, जो मतदाता है, वो आपकी प्राथमिकता होगी। आप अपेक्षाएं लोगों की बढ़ती है, उन अपेक्षाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। सत्ता पक्ष में, प्रतिपक्ष में विधायक रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें कमोवेश जब विधायक बने उस समय ही प्रतिपक्ष में रहे और उसके बाद में सत्ता पक्ष में भी रहने का अवसर मिला। तो जो चुनौतियां क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को समावेश करने का, उनके दौरा करने का, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में विकास की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का और उसके साथ में पार्टी के साथ में तालमेल बना करके रखने का। विधानसभा में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी प्रभावी भूमिका क्या हो सकती है, जो आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम विधानसभा में जब कोई बात रखते हैं तो पूरे प्रदेश में दिखाई जाती है। तो पार्टी के जब काम करते हैं तो केवल पार्टी के लिए हमारी जवाबदारी होती है और जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो पार्टी के लिए भी जवाबदारी होती है। जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसका निष्पादन करना, क्षेत्र की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, अलग अलग अपेक्षाएं हैं, उनको कैसे हम पूरा कर सकें और उसके बाद में जिस सदन में हम निर्वाचित होकर के आए हैं हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो कि लोग उसको देखें। पिछले बार आप लोगों ने 5 साल में देखा है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन लगाया तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे वो अवसर मिला और पूरे प्रदेश में 90 विधायक में सबसे ज़्यादा प्रश्न मेरा रहा है। और प्रश्न ऐसा नहीं था, ज्वलंत समस्याओं को लेकर के, चाहे पट्टे को लेकर के हो, चाहे आवास को लेकर के हो, पानी को लेकर के हो, करप्शन को लेकर के हो, सरकार शराब को लेकर के हो, कोयले को लेकर के हो, ऐसे तमाम जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उस सब को उठाने का लाभ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, हम जब चुनाव में गए
तो लगभग वही मुद्दे हम चुनावी मुद्दा बना करके आगे बढ़े। निश्चित रूप से विपक्ष में रहते हुए भी ऐसे बड़े मुद्दे थे जो लगातार आप उठाते भी रही हैं और लगातार चौथी बार जनता ने आपको मौका दिया। निश्चित रूप से एक अच्छी बड़ी बात कह रहे हैं कि विपक्ष में भी रहते हो, पक्ष में रहते हुए जो जिम्मेदारियां होती है निश्चित रूप से करनी चाहिए। ऐसे क्या विपक्ष के मुद्दे थे जिसको आपने जनहित के माध्यम से उठाए थे? क्योंकि आप तो अध्यक्ष भी रह चुके थे, प्रतिपक्ष नेता भी रह चुके हैं आप जी विधानसभा के। जी, जनहित के मुद्दे देखो, सबसे बड़ा हमारा किसान है। किसानों के साथ में जो सरकार ने अन्याय किया, न्याय देने के नाम पर उसके साथ में धोखा दिया। किसान इस चुनाव में हम सबको सपोर्ट किए। दूसरी बात, प्रदेश के शराब नीति जो बनाई गई, इनकी जो पॉलिसी जो रही है शराब की, हमारे समय में चल रही थी, कभी ये मामला नहीं आया करप्शन का। लेकिन जो घोर करप्शन का जो मामला आया और जो राशि सरकार के खजाने में जमा होनी चाहिए, कहीं न कहीं उसका बंदरबाट हुआ। ये प्रमाणित करने में हम लोग सफल हुए कि आज भी लोग, चाहे कोयला में हो, शराब में हो या महादेव ऐप में हो, जो लोग अंदर हुए हैं, तो एक तरफ विधानसभा के माध्यम से उसको लोगों के बीच में लाना और प्रतिपक्ष में रहने के बाद में जनसभा करके लोगों तक पहुंचाना, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग की रही है। और निश्चित रूप से उसका सरकार बनाने में इन सारे मुद्दों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो लोगों के जहन तक पहुंची और लोगों ने स्वीकार किया कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को छत्तीसगढ़ के हित में नहीं, उनको निकाल करके फेंकना है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने ये तय करके दिखा दिया। बिल्कुल। 2018 के हार के बाद 2023 में एक बड़ी जीत मिली भाजपा को। क्या आप लोगों को इतनी सीटों की उम्मीदें थी? निश्चित रूप से हम लोग सरकार में आएंगे, ये तो हम लोग 2.5 साल में ही लगभग तय हो गया था। जिस सरकार को बहुमत छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतनी बड़ी पहली बार मिली हो, उस बहुमत का दुरुपयोग कैसे किया जाता है उसको लोगों ने करीब से देखा। और करीब से देखने के बाद में जिस प्रकार से उनका आतंक, टेरर, करप्शन, धरपकड़ करना, विरोधी दल को सताना, लोगों के खिलाफ में FIR करना, उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके, इस बात को लेकर के एक दबाव बनाना, इन सारी बातों को देख करके लगने लगा था कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। उस समय मध्य प्रदेश में विधायक था मैं, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आया। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार को हम लोगों ने देखा था। और जो हम लोगों ने परिश्रम किया 3 साल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 15 साल हम लोग सरकार चलाए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी वो उससे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि करप्शन में आ गए, कार्यकर्ता को फंसाने में आ गए, दबाव बनाने में आ गए। और जिस प्रकार से लोगों के खिलाफ भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, इन सब का बोलबाला रहा, तो ये लगने लगा था कि जनता कराहने लगी है और इंतज़ार कर रहे हैं। पहले भी इस बात को हम लोग बोलते थे कि समय आएगा तब जनता अपना अधिकारों का उपयोग करती है। और 23 में छत्तीसगढ़ के मतदाता ने अपने अधिकारों का उपयोग किया और अपने अनुकूल उन्होंने सरकार बनाई। बिल्कुल। जब विपक्ष में आप थे, बीजेपी जब विपक्ष में थी, तब कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, आपकी पार्टी सत्ता में है, बीजेपी कांग्रेस फिर से आरोप लगा रही है कि इस बार कानून व्यवस्था बिल्कुल तरह से ठप है, पूरी तरह से। जी देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप इसलिए नहीं मैं बोल सकता हूँ, घटनाएं तो होते रहती है, लेकिन उन घटनाओं में आप ब्रेक कैसे लगा सकते हैं? रायपुर में आए दिन चाकूबाजी की घटना होती थी, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि ब्रेक लगा है उसमें। लेकिन प्रदेश में आप ये सोचेंगे कि जीरो घटना वाली प्रदेश तो हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड में आज कहीं नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं इनके समय में होती थी, आज वो घटनाएं नहीं हो रही है। किसी को ज़बरदस्ती फंसाने का, पुलिस का कैसे राजनीतिकरण करना है, ऐसा नहीं हो रहा है। और पुलिसिंग के कार्य में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है।
और उसका सारा प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो उस समय जो घटनाएं होती थी, मतलब घर से लोग निकले और जब तक घर में रात को ना पहुंच जाए तब लोग ये चिंता करते थे कि मेरे घर से निकले हैं, अभी तक घर कैसे नहीं आए, चाहे वो व्यवसाय करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो या पढ़ने वाले हो। ऐसे लोगों की चिंता घर वाले लगातार करते थे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद में आज छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की चिंता नहीं है कि कोई 11 बजे ऑफिस से निकले हैं तो उनकी कोई उठाईगिरी हो जाएगी, अगवागिरी हो जाएगी, दुकान व्यवसाय में बैठे हैं तो कोई गोली मार दे उनको और कोई लूट करके ले जाए उनको। ये सारे अपराधों में नियंत्रण हुए हैं और धीरे धीरे और कसावट आएगी। जी बिल्कुल। कांग्रेस लगातार ये भी कह रही है कि 5 साल जो कांग्रेस का राज था वो स्वर्णिम काल था, 6 माह में बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ को डुबो दिया, इस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। जी, स्वर्णिम काल के सरकार को लोग उसको तस्वीर बना करके कांग्रेसियों को अपने घर में बांध करके रखना चाहिए कि आखिर उनके चुनाव हारने का क्या कारण है। हम लोग जब एक बार सरकार में आए तो 15 साल तक चलाए। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश और दुनिया में बनी। हमारी जो योजनाएं हैं उनको केंद्र सरकार, उस समय यूपीए के थे, उन्होंने स्वीकार किया। हमारी चावल की योजना को उन्होंने स्वीकार किया, अनेक योजनाओं को उन्होंने स्वीकार किया। इसको स्वर्णिम काल कहेंगे। स्वर्णिम काल इसको नहीं कहेंगे कि आपके अधिकारी करप्शन के मामला में जेल में जाए, आपके राजनीतिक दल में काम करने वाले लोग भ्रष्टाचार में जेल जाए, उनकी जमानत भी ना हो। शायद कांग्रेस वाले इसी को यदि स्वर्णिम काल मानते होंगे तो मुझे इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल। छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर भी लगातार आरोप लगाती रही है कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़वाद को हमने बढ़ावा दिया है। भाजपा के शासनकाल में लगभग ये छत्तीसगढ़ का सवाल हमेशा प्रश्न रहता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ के खाने के दांत जो बोलते हैं ना, और दिखाने के दांत, तो कांग्रेस की सरकार और मुखिया के दांत यही रही है कि जो खाने के दांत और दिखाने के दांत। कोयला में किन लोगों ने पैसा कमाया? प्लेसमेंट एजेंसी में कौन चला रहे थे? हम लोगों ने विधानसभा में अनेक बार पूछा, इसके चलाने वाले कौन हैं? कांग्रेस जवाब क्यों नहीं दे पाई? क्या छत्तीसगढ़िया को बोरेबासी खिला करके और गेड़ी चढ़ के बताना चाहते हो कि हम छत्तीसगढ़ियावाद चला रहे हैं? जब यहाँ पर राज्यसभा सांसद की बात आई तो आप दूसरे प्रदेश से उठा करके ले आए। इनके निर्वाचित होने के बाद में 3 राज्यसभा सांसद बने, तीनों बाहर के बने। ये इनका छत्तीसगढ़ियावाद है। चम्मच में बोरेबासी खिला रहे हैं अधिकारी, ये इनके छत्तीसगढ़ियावाद है। छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ियावाद सिखाने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो बढ़े हैं, पने हैं, पनपे हैं, वो बचपन से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की बोली को, छत्तीसगढ़ की भाषा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के तासीर को कांग्रेस समझने में विफल रही है। और छत्तीसगढ़ के यदि तासीर को समझ गए होते कि उनका मूल प्रकृति क्या है, उस प्रकृति को समझ गए होते तो उनके हाथ से सरकार नहीं जाती। निश्चित रूप से ये भी एक बात रही है कि लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग थी और वो भाजपा ने पूरा किया। कहीं ना कहीं पे एक जो है वो लोगों के मैसेज सही गया। इस तरह को कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस जाति, वर्ग, भेद ये सब करके राजनीति करते हैं। आज़ादी के 75 साल मना लिए, लेकिन एक आदिवासी राष्ट्रपति कांग्रेस ने नहीं बना पाई, कभी उनका प्रस्ताव नहीं आया। और एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए तो उस राष्ट्रपति का उन्होंने विरोध किया, प्रत्याशी का। ये इनके असली चेहरा उजागर हुए हैं कि आदिवासी के प्रति आपकी सोच क्या है, उनके बारे में आपकी मान्यता क्या है, आप कैसे उनको वोट बैंक समझते हैं, ये लोगों ने देखा हिंदुस्तान के। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री एक आदिवासी पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया है। और हमारे विष्णुदेव साय जी आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।
ऐसे मुख्यमंत्री हमारे जो वर्षों सांसद रहे, विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और आज छत्तीसगढ़ का वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और कांग्रेस की सोच, मूल अंतर यही है और वो अंतर आपको दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी आपने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता को लगभग हार का सामना करना पड़ा। कैसे देखते हैं इसे? लगभग कांग्रेस के सारे नेता हारे। एक अपवाद छोड़ देता हूँ, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, हारे। कवासी लखमा जी, अजय योद्धा रहे, इस चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। आपके जांजगीर से जो लड़े उनको आपने देखा है पराजित होते हुए, जो महासमुंद से लड़े उनको आपने पराजित होते हुए देखा है, जो इनके कैबिनेट में मंत्री रहे आज लोकसभा में लगभग उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। और पराजय का सामना करना क्यों पड़ा, ये भी विधानसभा के चुनाव ने उसको संदेश दिया था, लेकिन उनको लग रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लोकसभा में हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बता दिया कि कहाँ पर है। हम जब पिछले बार हमारी सरकार नहीं थी और उनकी तब हम 9 सीट जीते थे और इस बार हम 10 सीट जीते। निश्चित रूप से। एक प्रश्न और भी लगातार उठता है कि बस्तर और खासकर सरगुजा में लगभग नक्सलवाद खत्म हो गया। सरगुजा में और बस्तर में आज भी नक्सलवाद लगातार सामने आता, फ्रंट पे कुछ ना कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं रोज हो ही रही हैं। हम आखिर कब लगाम लगा पाएंगे? देखिए, सरगुजा और बस्तर में नक्सलवाद की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस के समय में दोनों जना नक्सलवाद पनपे। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उनके सरकार के कार्यकाल में हम ये कह सकते हैं कि जो सरगुजा में नक्सल उन्मूलन की हम बात करते हैं और नक्सलवाद लगभग खत्म सा हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। और जो बस्तर की मैं बात करूं तो बस्तर में हमको तो विरासत में मिला था ना, जब मध्य प्रदेश में हम लोग थे। और उस समय आप लोग को मालूम है कि जब हम अलग हुए तो उनका एक कैबिनेट मंत्री उनके घर में ही मारा गया था। अब मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। तो हमको तो विरासत में मिला, लेकिन 15 साल में उसको काबू करने का प्रयास किया, उस पर नियंत्रण किया। 5 साल में उसकी लगाम ढीली हो गई और कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी कांग्रेस है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रतिबद्ध हैं कि इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में हमारे गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है कि हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई जारी है, लगातार घटनाएं हो रही है, लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं या सरेंडर हो रहे हैं या ढेर हो रहे हैं। और अभी तक कितने लोग मरे हैं वो आंकड़े आपके पास में हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। या तो आत्मसमर्पण करें और नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। और करो या मरो के जो कार्य है वो नक्सलवाद के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता उनकी है और उस दिशा में हम आगे काम। बिल्कुल। झीरम घाटी का एक बड़ा कांड भी होता है जिसमें कांग्रेस की पूरी पहले पंक्ति के नेता लगभग समाप्त हो गए, खत्म हो गए। इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति की बात सामने आती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। आखिर इसका जो रिजल्ट है या सामने जो हत्यारे हैं वो कब आएंगे सामने? क्या वजह मानते हैं इन सब चीजों के पीछे? हमारे ऊपर तो आरोप लगा है वो कि आप लोग उसको आने नहीं दिए, जबकि हम लोगों ने पहले ही कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार में ही गृह मंत्री जी ने एनआईए का गठन किया। बाद में यहाँ पर एकल न्यायाधीश के द्वारा उसका गठन किया गया जांच के लिए। हम लोग आग्रह करते रहे कि जिनके पास में साक्ष्य की दावा करते हैं कि साक्ष्य हमारे जेब में है, वो जाकर के पेश हो और प्रस्तुत होने के बाद में उस जेब से साक्ष्य को निकाले। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ये ब्लेम करते थे कि हमारी सुरक्षा कौन करेगी, हम जब बताएंगे तो। लेकिन 5 साल वो लोग स्वयं रहे सरकार में और स्वयं रहने के बाद में सुरक्षा के उसके बाद भी जवाब लग रहा था
तो केंद्र सरकार को पत्र लिखना था कि साहब हम गवाही देने के लिए जा रहे हैं, हम सबूत बता रहे हैं, हमारी सुरक्षा आप करें, और इसके लिए अमित शाह जी को, माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखना था। लेकिन 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के जो वर्तमान जो नेतृत्व है वो ये नहीं चाह रहे थे कि उसका इस सामने आए और सामने आकर के उस घटना के संदर्भ में जानकारी हो और उन लोगों को न्याय मिले जो पीड़ित पक्ष हैं। लेकिन मैं उस समय भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि उस पक्ष को न्याय मिलनी चाहिए, और न्याय मिलने के लिए जो भी उसमें कर सकते हैं करना चाहिए। तो कौशिक जी, क्या लगता है कि ये झीरम घाटी का जो सच है क्या कभी सामने आ पाएगा? बिल्कुल सच है, सामने आना चाहिए और सामने आएगी। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि लगातार शराबबंदी को लेकर भी बात होती, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम शराब को लगातार खुद सरकार बेच रही है। पिछले बार कांग्रेस ने भी गंगा जल हाथ में लेकर कहा था कि शराबबंदी करने की, उन्होंने भी नहीं किया। पिछले बार की बात करें तो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने शराब खुद सरकार ने बेचा। तो ये कितना औचित्य है इसका कि शराब जैसे जो कानून है उस पर हम लागू नहीं कर पा रहे हैं और शराब बेच रहे हैं? जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कही कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू कर रहे हैं। हम क्रमिक रूप से उसको नियंत्रित करने की बात की है कि छोटे आबादी से हम शराब को ख़त्म कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये कार्य योजना बना करके हमारे शुरू किए गए। जो कोचिया सिस्टम, इस कोचिया सिस्टम को समाप्त करने के लिए जो उनमें प्रतिस्पर्धा होते थे, गांव के एक कोने से दूसरे कोने में जो शराब रखवाने का काम किया जाता था, उसको बंद करने के लिए जो शासकीय स्तर पर उसका लॉन्चिंग शुरू किया और शासकीय स्तर पर शराब विक्रय शुरू हुआ। और विक्रय पर शुरू होने के बाद में आप देखे हैं कि 2000 की आबादी में बंद हुआ, 3000 की आबादी में बंद हुआ, और क्रमिक रूप से हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब 2018 के चुनाव आए तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और उन्होंने गंगा जल के कसम खा करके उठा करके ये पूर्ण शराबबंदी की बात की। लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस के कथनी और करनी, उनके दोमुही नीति क्या है आपने 5 साल में देखा है। लोगों ने उनको वोट दिया, और देने के बाद में 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने वादा खिलाफी किया, और वादा खिलाफी करने के बाद में जनता ने उनको बाहर निकाल दिया। तो जहां शराबबंदी की बात है तो आज हम तो ये बोलेंगे ना कि हमने कभी इस बारे में घोषणा नहीं की थी। और दूसरी बात, जहां पर शराबबंदी हुई है निश्चित रूप से वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए और देख के निर्णय लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में आने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, चाहे जो हो जाए, एक बार सत्ता में आ जाए, और अनाप शनाप घोषणा करके सत्ता में आ गए, लेकिन वादा पूरा नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने वादा खिलाफी किया, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। हम वादा खिलाफी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और लगातार छत्तीसगढ़ में किसान वोट बैंक की तरह से देखा गया है। हम लगातार छत्तीसगढ़ में किसानों की विकास के दावे करते, विकास की बातें करते हैं, लेकिन कभी भी छत्तीसगढ़ में किसानों की उन्नति देखने नहीं मिली। 1 किलो चावल, 1 रुपये किलो चावल हम दे रहे हैं, लेकिन किसान 2 फसल ले पाए, 3 फसल ले पाए, हमने उसके लिए व्यवस्था नहीं बना पाई, चाहे किसी की भी सरकार हो। जी, आपके मत से मैं सहमत नहीं हूं कि किसानों की तरक्की नहीं हुई है। किसानों के तरक्की का सबसे पहला जो मोड़ आया है किसानों के जीवन में और गांव की आर्थिक स्थिति में, उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के बाद में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा क्रमशः जो इंटरेस्ट का रेट है, ब्याज का रेट है, उसको कम करते गया, और 0% में किसानों को यदि ऋण किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। यदि उनके जीवन में बदलाव के लिए क्रेडिट कार्ड किसी ने बनाया तो अटल जी की सरकार में बनी है। इसके पहले व्यापारियों का लिमिट बनता था, राइस मिल वालों का लिमिट बनता था, लेकिन किसानों का लिमिट कभी नहीं बना, और आज उसका लाभ हमारे किसान उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग खेती करना नहीं चाहते थे
चपरासी की नौकरी लग जाए ये कहते थे, आज अच्छे अच्छे लोग खेती में उतर गए हैं और खेती में उतर करके खेती स्वयं कर रहे हैं। और 3100 रुपये हमारे विष्णुदेव साय के सरकार ने घोषणा किया और उनको दिया, और एकमुश्त दिया, समर्थन मूल्य के बाद में एकमुश्त राशि दी गई। आज आप जा करके थोड़ा सा आप गांव में देखेंगे कि किसान जो लोन में ट्रैक्टर लेते थे ना, आज कई किसान पैसा लेके जाते हैं और कैश में ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं। उसके साथ में जो सिंचाई की क्षमता में 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब के समय में वृद्धि हुई थी, हम सिंचाई की क्षमता में फिर वृद्धि करेंगे। किसानों के पंप के कनेक्शन, पिछली सरकार 5 साल में पंप के कनेक्शन नहीं दे पाए, लेकिन जैसे ही सरकार पलटी है अब पंप के कनेक्शन लगना शुरू हो गए हैं। उनके समय में 50,000 तो जिनका प्रक्रिया पूर्ण हो गया है वो, और 1,05,000 जो टेम्परेरी टीसी कनेक्शन दिया जाता है वो टीसी कनेक्शन रही है। लेकिन कांग्रेस के सरकार किसानों के नाम बात तो करते रहे, एक उनको केवल कनेक्शन भी नहीं दे पाए। अब वो स्थिति नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपको कहूँगा कि आप गांव में 2-4 किसानों के पास में जाएंगे, तब और आज में कितना अंतर है, उनके रहन सहन में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में क्या उनका प्रगति हुआ है। आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि अमूलचूल परिवर्तन अब किसानों के जीवन में हो रहा है। बिल्कुल। मैं एक चीज और भी, थोड़ा सा प्रश्न मेरे मन में रहता, चूंकि मैं भी किसान पुत्र हूं और आप भी शायद लगातार किसानों के बीच उठते बैठते, अभी किसान से ही संबंधित है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, किसान आत्महत्या ना करे इसके लिए सरकार को किस तरह से प्रयास करना चाहिए, किसी की भी सरकार हो? जी देखो, इसके लिए केवल एक ही तरीका है कि किसान आत्महत्या तब करे जब उनको बैंक से लोन नहीं मिल रही है, उनको बीज नहीं मिल रही है, उनको खाद की संकट हो गई है, सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, लेकिन कोई अवैध नशे का कारोबार में फंस जाए, समाज के प्रतिकूल जाकर के कोई काम करे, जिस प्रकार से सट्टा में फंस जाए, जुए में फंस जाए, और उसके बाद में गर्दन मरोड़ने के किसान की ऐसी स्थिति आ गई, तो किसान को लगता है कि मेरे पास में अब आने वाले जीवन में कोई रास्ता नहीं है। वो आत्महत्या करता है, खेती को लेकर के नहीं, बीज को लेकर के नहीं, उनके खाद को लेकर के नहीं, लोन के लेकर के नहीं, बल्कि जो गलत ना चाहते हुए भी किसी न किसी कारण से गलती हो गई, उसके कारण जो आत्महत्या होती है, उस गलती से हम सब लोगों को बचाना पड़ेगा, उस गलती से किसान को बचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ 3100 रुपये यदि आपको मिले और किसान को आत्महत्या करना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसान खुशहाल रहे ये हम सबका दायित्व भी होना चाहिए, और अच्छा काम हो, उनको गुणवत्ताहीन बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, गुणवत्तायुक्त खाद मिले, तमाम चीजें उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से किसान अगर करेंगे, क्योंकि उन्हीं के जरिए हमारा पूरा रोलिंग भी चलता है, रोल जो चलना है या साइकिलिंग होना है पैसों का, तो वो भी होता है। एक मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, चूंकि आप बिल्हा के विधायक भी हैं, तो एक बिल्हा के जो जनता है जिन्होंने आपको भारी मतों से विजय दिलाई, उनके प्रति भी एक जिम्मेदारी बनती है। ऐसा क्या लगता है कि बिल्हा में क्या जो काम है या करना है ताकि वहां के लोगों को और भी विकास हो सके, वहां पे बिल्हा और बिलासपुर जैसे क्षेत्र में क्या लगता है कि आपको क्या बचा वहां पे करना है? हमने पिछले समय, अब तो चौथे बार के विधायक हैं, हमने उस क्षेत्र को नापा, हमने देखा, लोगों की मानसिकता का टटोला कि सड़कें नहीं हैं, हमने सड़कें बनवाई। वहाँ पर सारे हमारे जो नदियाँ हैं, शिवनाथ है हमारे यहाँ, अरपा है, मनियारी है, हम सब जगह वहाँ पर एनीकट बनवाए, हम बैराज बनवा रहे हैं। अरपा भैंसा झार आज के समय में 67,000 एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी, 1 साल के अंदर में उसका लोकार्पण हो जाएगा। पानी देना अभी से शुरू कर दिए हैं। ऐसे कुछ हमारे और सिंचाई के क्षेत्र है, एक तो वृद्धि करना कि जिससे किसानों के खेत में पानी पहुँचाया जा सके। वहाँ का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है कि स्थानीय जो बेरोजगार है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर
प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी हम दिला सकें, उनको काम में हम लगा सकें, उनको जॉब मिल सके। और उसके साथ में हमारे जो युवा साथी हैं वो दिग्भ्रमित ना हो, उसके लिए नए फूड पार्क बनवाना, नए इंडस्ट्रियल बेल्ट तैयार करना, और ऐसे हमारे क्षेत्र में हम लोग तैयार कराए हैं कि जिसमें आने वाले समय में भी उनको जो उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं, बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, ऐसे चिन्हांकित करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखे हुए हैं। उसके साथ ही साथ में शिक्षा के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया है। आज़ादी के बाद मेरे विधायक बनने के पहले जितने स्कूल हमारे यहाँ रहे हैं, मेरे विधायक बनने के बाद में हमने उससे ज़्यादा स्कूल खुलवाए हैं। हमने कॉलेज बनवाए हैं वहाँ पर, हम मॉडल स्कूल खुलवाए हैं वहाँ पर, कस्तूरबा गांधी खुलवाए वहाँ पर, और हमारे अगल बगल में बिल्कुल ये सब आपका सेंट्रल विद्यालय खुले हुए हैं। तो एजुकेशन को लेकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी अच्छा काम हो रहा है, और बिलासपुर में खास करके स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो बने हुए हैं उसके लिए 700 करोड़ रुपए भवन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। और उसके लिए जो काम हो रहे हैं, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, सिंचाई है, बिजली है। बिजली के क्षेत्र में जो पहले सब स्टेशन थे, हम कई गुना ज़्यादा सब स्टेशन बनवाए हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में 132 का तो हम 3-4 लगवाए हैं, लेकिन 132 के साथ में 220 और अभी 400 के हमारे सब स्टेशन बन रहे हैं। मतलब पावर हब कह सकते हैं कि आने वाले साल में 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक हमको दूसरे क्षेत्र से बिजली लाना ना पड़े, इतने हम उसमें बनवा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में एक विधानसभा में जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है, उन आवश्यकताओं को हम कैसे दूर कर, उन जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उन समस्याओं को हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उस दिशा में बिल्हा के मतदाता को, कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद की बदौलत आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, और आपके माध्यम से आप उनके तक इस बात को पहुँचाएंगे कि उनका जो आशीर्वाद मिला, और उसी के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप चाहे विधानसभा में बोलने का अवसर हो, विधानसभा चलाने का अवसर हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर हो, ये निश्चित रूप से वहाँ के क्षेत्र के जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद। बिल्कुल। एक अंतिम प्रश्न मेरा युवाओं को लेकर है। युवाओं के साथ लगातार कई वर्षों से छल भी हो रहा है। एक तो CGPSC का बड़ा मामला आया पिछले साल, जो कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान में अगर हम बात करें नेट की परीक्षा, लगातार पेपर आउट हो जा रहा है, बाहर आ रहा है। करोड़ों युवा जो हैं वो तैयारी करते हैं, आखिर फिर जब कुछ नहीं हो पाता आत्महत्या कर लेते। CGPSC का ही मामला देखिए, कितना सारा मामला रहा। इसको लेकर कुछ विशेष या ठोस कानून बनाने की आवश्यकता क्या किसी भी सरकार को नहीं रहती? निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमारे सजग है, और सजग होकर के उसमें पहल कर रहे हैं। अभी योगी जी का भी स्टेटमेंट आपने देखा है कि उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई करना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में भी निश्चित रूप से उस दिशा में जाना चाहिए कि युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ न हो। जिस प्रकार से पिछले बार PSC में जो हुआ है, और उसकी जो जांच चल रही है, अब उसके परतें खुलनी शुरू हो गई है। तो जो युवा जिसके ऊपर विश्वास करता हो, चाहे वो राज्य के लोक सेवा आयोग से हो, केंद्र के संघ, तो इसमें विश्वसनीयता उतनी बरकरार रहनी चाहिए, और हमारे युवाओं का संघ लोक सेवा आयोग के प्रति आस्था भी बनी रहनी चाहिए, विश्वास भी बढ़नी चाहिए। ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से केंद्र में हमारी बनाएंगे, और राज्य में भी पीछे हमको हटने की आवश्यकता नहीं। धर्म जी, ये तो सब तमाम चीजें भी हुई हैं। हम सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि 6 महीने सरकार की हो गई है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की 5 साल की सरकार को आपने देखा है कि वादा खिलाफी कैसे किया, और भाजपा की सरकार को 6 महीने का आपने देखा है। मुख्य रूप से 3-4 जो घोषणा, चाहे महतारी वंदन का हो, हमने पूरा किया, उसकी किस्तें मिलना शुरू हो गई है, लगातार मिल रही है। चरण पादिका की बात करें, वो शुरू किए हैं,
हम 5500 रुपये मानक प्रति बोरा तेंदुपत्ता हमने शुरू कर दिया है। और उसके साथ में हम यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो काम जो घोषणा किए थे उसको तो हमने किया, और उतना ही नहीं बल्कि भूपेश बघेल जी उसमें करप्शन कैसे कराते थे और उनके राज में करप्शन के कारण में जेल में क्यों गए। कोयले में ऑनलाइन था, पहले ऑफलाइन किया गया, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्णय लिया कि अब ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं। ये करप्शन को नियंत्रित करने का एक बड़ा ठोस। दूसरा, शराब के मामले में अभी जो निर्णय लिए कि पहले जो बेच रहे थे तो अभी अब सीधा सरकार के द्वारा कंपनी से सीधे आएगी, बिचौलिए का जो रोल है उसको समाप्त किया गया। तो ये जो करप्शन का एक मामला आ रहा था उसको उन्होंने बंद करने का प्रयास किया। मतलब ये सरकार का निर्णय ये बता रही है कि ये सरकार करप्शन मुक्त प्रशासन देने के लक्ष्य को निर्धारित करके आगे चल रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि पूत के पांव पालने में सरकार जैसे ही बनी, जितना तेजी के साथ में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की बाकी सरकारों ने उतना तेजी के साथ नहीं किए हैं, और उसका परिणाम लोकसभा में भी हमको दिखा है। आने वाले समय में भी वो परिणाम दिखेगा। निर्णय छत्तीसगढ़ की जनता के हित में होगी और छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता। ये थे धर्मलाल कौशिक जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के विकास नए पायदान को छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।